तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द किचन नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों इसे पहले कई जगह एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया है और लेकिन इसकी जो रिलीजिंग डेट थी 2030 के अंदर ही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कई कंट्रियों में इसे डिले कर दिया गया है और 19 जनवरी 2024 को ये फुल्ली रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आज इसी एक तरह से मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हो और ये रिलीज़ हो चुकी है कई जगह, तो वहाँ पर इसकी जो रेटिंग रही है IMDb वो 10 में से 6.1 की रही है, जो कि बहुत बढ़िया रेटिंग है इस मूवी के लिए। और आगे अब जानकारी मैं आपको देता हूँ, उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। द किचन 2023 की ब्रिटिश साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन किब्वे तवारिस और डैनियल कलुया ने किया है। फिल्म में केन रॉबिन्सन, जेडिया बैनरमैन, होप इकपोकू जूनियर, तीजा काब्स, डैमी लाडिपो, क्रिस्टेल और बैकरोड जी शामिल हैं। द किचन का वर्ल्ड प्रीमियर 15 अक्टूबर 2023 को 67वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे 19 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स द्वारा स्ट्रीमिंग डेब्यू से पहले 12 जनवरी 2024 को यूनाइटेड किंगडम के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। सारांश: एक डिस्टोपियन भविष्य के लंदन में जहां सभी सामाजिक आवास समाप्त कर दिए गए हैं, इजी, केन रॉबिन्सन और बेंजी, जेडिया बैनरमैन द किचन के निवासियों के रूप में दुनिया में घूमने के लिए लड़ते हैं, एक समुदाय जो अपने घर को छोड़ने से इनकार करता है। कास्ट करें। कानो 2017 में प्रदर्शन कर रहा है। केन रॉबिन्सन इजी की भूमिका निभाते हैं। इजी के रूप में केन रॉबिन्सन, बेंजी के रूप में जेडिया बैनरमैन, आशा है इकपोकू जूनियर स्टेपल्स के रूप में, रूबी के रूप में तीजा काब्स, जैस के रूप में डैमी लाडिपो, लियान के रूप में क्रिस्टेल, कमले के रूप में बैकरोड जी, रूबी की मां के रूप में दानी मोसले, कथावाचक के रूप में हार्वे क्विन, क्रॉनिक के रूप में हेनरी लॉफुल, लोला रोज मैक्सवेल फियोना के रूप में, हैरी के रूप में रिची लॉरी, ओजेड के रूप में एलन असद, एमी के रूप में फियोना मार, अरिंजे के रूप में रसाक कुकोई, लॉर्ड किचनर के रूप में इयान राइट। उत्पादन 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डैनियल कलुया। सह लेखक, सह निर्देशक और निर्माता डैनियल कलुया। द किचन किब्वे तवारिस और डैनियल कलुया दोनों की फीचर लेंथ निर्देशन की पहली फिल्म है। एक नाई की दुकान में बातचीत के बाद तवारिस, कालुया और निर्माता डैनियल एमिसन ने 2014 में फिल्म का विकास शुरू किया। 2016 में फिल्म को सनडांस की पटकथा लेखन और निर्देशन लैब के लिए चुना गया था। 4. फिल्म का निर्माण मार्च से जून 2022 तक हुआ। 5. फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से लंदन में कैम्ब्रिज हीथ रोड और पेरिस के पुराने लंदन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिल्डिंग में की गई थी। 6. रिलीज: द किचन का प्रीमियर 15 अक्टूबर 2023 को 67वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्म के रूप में हुआ। 7. इसे 19 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स द्वारा स्ट्रीमिंग की शुरुआत से पहले 12 जनवरी 2024 को यूनाइटेड किंगडम के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 2. स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 18 आलोचकों में से 83% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6.7/10 है। 8. मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 66 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। किब्वे तवरेज, KBWETEVRS1 एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता और वास्तुकार हैं। वो फैक्ट्री 15 के सह संस्थापक हैं, एक स्टूडियो जो निर्मित वातावरण को समझने और समझाने के लिए एनिमेशन और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। उनकी पहली लघु फिल्म रोबोट्स ऑफ ब्रिक्सटन को 2011 रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया था। वह 2020 टेड सीनियर फेलो हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: तवरेज का जन्म 1980 के दशक में दक्षिण लंदन में हुआ था।
2 उन्होंने बार्टलेट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में वास्तुकला का अध्ययन किया। 3 उनकी पहली लघु फिल्म रोबोट्स ऑफ ब्रिक्सटन, जो उनकी मास्टर डिग्री का परिणाम थी, को सनडांस फिल्म फेस्टिवल स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 4-5 फिल्म ने वास्तुकला, वर्ग और नस्ल के बीच संबंधों का पता लगाया और ब्रिक्सटन को लंदन के भविष्य के रोबोटिक कार्यबल द्वारा आबादी वाले एक उपेक्षित क्षेत्र के रूप में दिखाया। 6 इसे 2011 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया था। 6 उनकी दूसरी फिल्म जोना थी, जो द ओल्ड मैन एंड द सी से प्रेरित थी और आधिकारिक सनडांस फिल्म फेस्टिवल चयनों में से एक थी। 7-8 जोना ने ज़ांज़ीबार पर पर्यटन के प्रभाव का पता लगाया। 8 करियर 2011 में तवारिस और अन्य बार्टलेट स्नातकों ने फैक्ट्री 15 की स्थापना की, एक स्टूडियो जो निर्मित वातावरण को समझने और समझाने के लिए एनिमेशन और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। 9 फैक्ट्री 15 ने सैमसंग, फिल्म 4 और फॉर्मूला 1 के साथ काम किया है। 9 तवारिस को 2020 में टेड सीनियर फेलो के रूप में चुना गया था। 10 तवारिस की पहली लघु फिल्म रोबोट्स ऑफ ब्रिक्सटन उनकी मास्टर डिग्री के लिए एक थीसिस प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुई, जिससे उन्हें ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सनडांस फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार जीता गया। उनकी दूसरी लघु फिल्म जोना 2013 का प्रीमियर भी सनडांस में हुआ, जहां इसे ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी तीसरी लघु फिल्म रोबोट जोड़ स्केयरक्रो 2017 में BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई, जहां इसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2020 में किब्वे ने रॉयल ओपेरा हाउस के लिए मूल कहानी आयशा और अभया का निर्देशन किया। 11-12 और कार्यकारी ने BBC 1 के लिए मैलोरी ब्लैकमैन की पुस्तक श्रृंखला नॉट्स एंड क्रॉसेस 13-14 के प्रशंसित रूपांतरण का निर्माण किया। किब्वे की फीचर निर्देशन वाली पहली फिल्म द किचन का वर्ल्ड प्रीमियर इस साल के BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल की समापन रात में होगा। 15 फिल्मोग्राफी 2012 ब्रिक्सटन के रोबोट 5, 2013 जोना 16-17, 2017 रोबोट जोड़ बिजुका 18, 2018 टाइम मशीन 19, 2023 रसोई 20। पुरस्कार एवं सम्मान उनके पुरस्कारों और सम्मानों में शामिल हैं 2011 रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स राष्ट्रपति पदक 6, 2011 सनडांस फिल्म फेस्टिवल विशेष जूरी पुरस्कार 21, 2012 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार्स ऑफ टुमारो 22, 2013 टेड फेलो 23, 2015 साची और साची के नए निदेशकों का प्रदर्शन 24, 2020 टेड सीनियर फेलो 10। पा सालियुगे जन्म 1 जुलाई 1997, एक ब्रिटिश रैपर और गायक हैं। जनवरी 2020 में उन्होंने अपना पहला एकल फ्रंटलाइन रिलीज किया, जो BBC रेडियो 1 एक्स्ट्रा पर 2020 का सबसे अधिक बजाया जाने वाला ट्रैक था। तब से उन्होंने हिट द ब्लॉक के लिए दक्षिण लंदन KSL, ईयर ऑफ द रियल के लिए मीक्स, एमेक एलियंस और टीवे के साथ गानों में अभिनय किया है और पार्टी पॉपर के रीमिक्स के लिए बैकरोड जी और एम्बुश के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने FKA ट्विग्स और यासीन जैसे कलाकारों के साथ सहयोग किया है। एक उनकी शैली एफ्रो बीट्स, ग्राइम और UK ड्रिल के तत्वों के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। 2-3 जून 2020 में उन्होंने बेटी और बैंग आउट रिलीज की। 4 उन्होंने अपना पहला मिक्सटेप 13 नवंबर 2020 को सेंड दैम टू कोवेंट्री शीर्षक से जारी किया। 5 जीवनी पा सालियो का जन्म स्लो में हुआ था, जहां उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती चरण बिताए थे। उनके माता पिता गैम्बिया से UK चले गए। उनका नाम उनके पिता के सबसे बड़े भाई पा सालियो के नाम पर रखा गया था, जो अपने घर में एक पुलिस अधिकारी थे, जिनकी 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। उनकी चाची एक गैम्बियन लोक गायिका हैं। 6 उनके पहले जन्मदिन से पहले
उनके माता पिता ने उन्हें वापस गैम्बिया भेज दिया जहां वो अपनी दादी के साथ रहते थे। वहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष अपने बड़े रिश्तेदारों के साथ एक घर में रहकर बिताए। वो वहां बिताए गए समय को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बताते हैं। 7-8 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें वापस इंग्लैंड ले आईं। वे कोवेंट्री के उत्तर में एक उपनगर हिलफील्ड्स में चले गए। उनके नए घर ने उनके संगीत करियर के लिए प्रेरणा प्रदान की, जो जनवरी 2020 में रिलीज हुए उनके ब्रेकआउट गीत फ्रंटलाइन का केंद्र बिंदु बन गया, जो जेवॉन द्वारा निर्मित है। गीत के माध्यम से वो कोवेंट्री में जीवन का चित्रण करता है और उस पड़ोस का दस्तावेजीकरण करता है जिसने उसे बड़ा किया। पा ने 2017 में ट्राइबल एक नाम से रैपिंग शुरू की। उन्होंने कोवेंट्री में अन्य कलाकारों के साथ कई वीडियो जारी किए, जिन्हें शहर में काफ़ी चर्चा मिली। संगीत बनाने की इस प्रारंभिक अवधि के दौरान वो विभिन्न ध्वनियों के साथ प्रयोग कर रहे थे और जल्द ही ड्रिल ग्राइम टेक से एफ्रो ड्रिल ध्वनि पर स्विच कर दिया। 9-10 पा ने अपने संगीत करियर को गंभीरता से लेना तब शुरू किया जब एक दोस्त, जो हमेशा उसे सड़कों पर रहने के बजाय संगीत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता था, की हत्या हो गई। 11 उन्होंने अपना पहला फ्रीस्टाइल एक दोस्त के छोटे से होम स्टूडियो सेटअप में रिकॉर्ड किया, जहां वह नियमित रूप से संगीत लिखने और रिकॉर्ड करने के लिए जाते थे। अक्टूबर 2019 में वो कोवेंट्री में एक गोलीबारी का शिकार हो गए, जहां उनके सिर में गोली लगी थी, लेकिन वो बच गए और पूरी तरह से ठीक हो गए। 1 सितंबर 2018 को सालियो के एक दोस्त फिदेल ग्लासगो को एक नाइट क्लब के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। सालियो और लोगों के एक समूह ने घटनास्थल से एक अन्य व्यक्ति का पीछा किया, जिस पर समूह ने हमला कर दिया। सालियो ने पीड़ित को पेड़ की शाखा से मारने और खुद का बचाव करने के लिए बोतल तोड़ने की बात स्वीकार की। 2 दिसंबर 2022 को सालियो को आक्रामक हथियार के रूप में बोतल रखने और हिंसक विकार के लिए दोषी ठहराया गया, जिसके लिए 33 महीने जेल की सजा हुई। 13 संगीत करियर सालियो को वार्नर रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंधित किया गया है। 14 उन्होंने 20 मिनट में फ्रंटलाइन लिखा और संगीत वीडियो मिक्सटेप मैडनेस के माध्यम से यूट्यूब पर जारी किया गया। 3 अपनी रिलीज के बाद से इसे 2 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 3 मिलियन से अधिक स्ट्रीम प्राप्त हुई। 15 ये बीबीसी एक एक्स्ट्रा, रिप्रेजेंट रेडियो और रिंस एफएम पर 2020 में सबसे ज्यादा बजाया जाने वाला ट्रैक भी बन गया है। सालियो के संगीत को वर्जिल अब्लोह 16 बीबीसी रेडियो 1 की एनी मैक 17 और टिफनी कैल्वर 18 के साथ साथ ओवीओ साउंड के सह संस्थापक ओलिवर एल खतीब से समर्थन मिला है। फ्रंटलाइन की प्रारंभिक गति फीचर छंदों की एक श्रृंखला के साथ जारी रही है। उन्होंने हिट द ब्लॉक गाने पर दक्षिण लंदन के रैपर एसएल के साथ ही ईयर ऑफ द रियल पर मीक्स, M1 लियोन्स और टीवे के साथ सहयोग किया। उन्होंने अपने ट्रैक पार्टी पॉपर के रीमिक्स के लिए बैकरोड जी और एम्बुश के साथ भी सहयोग किया। जून 2020 में सालियो ने 2 ट्रैक जारी किए, बेट्टी और बैंग आउट। उनका प्रीमियर बीबीसी रेडियो 1 पर एनी मैक और डीजे टारगेट द्वारा किया गया था। उन्हें लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड द्वारा 2020 में देखने लायक रैपर के रूप में वर्णित किया गया था और उन्हें जे हद से मजबूत समर्थन मिला है। 15 जनवरी 2021 में उन्हें बीबीसी साउंड ऑफ 2021 के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। 19-22 जनवरी 2021 को उन्होंने जिमी फॉलनर द टुनाइट शो पर अपना पहला यूएस टीवी प्रदर्शन किया और फ्रंटलाइन का प्रदर्शन किया। 20 जीक्यू द्वारा पास सालियो को 11 नए संगीतकारों में से एक के रूप में चुना गया है, जो 2021 को बेहतर बनाएंगे 21 और वह एनएमई के 2021 के पहले अंक एनएमई 100 संस्करण के कवर पर भी थे। 22 की अपनी हमलावर सेना के खिलाफ लड़ाई में 300 स्पार्टन्स का नेतृत्व करता है। जैसे ही लड़ाई बढ़ती है, रानी गोर्गो, लीना हेडे, अपने पति के लिए स्पार्टा में समर्थन जुटाने का प्रयास करती है। कहानी को स्पार्टन सैनिक डिलियोज, डेविड वैन की वॉइस ओवर कथा द्वारा तैयार किया गया है।
इस कथा तकनीक के माध्यम से विभिन्न काल्पनिक प्राणियों को पेश किया जाता है जो 300 को ऐतिहासिक कल्पना की शैली में रखते हैं। मूल कॉमिक्स की कल्पना को दोहराने के लिए 300 को ज्यादातर सुपरइम्पोजिशन क्रोमा कुंजी तकनीक के साथ फिल्माया गया था। 300 के अधूरे कट का प्रीमियर 9 दिसंबर 2006 को ऑस्टिन बटनम्बेथॉन में किया गया। पारंपरिक और आईमैक्स 8 दोनों में रिलीज होने से पहले पूरी फिल्म का प्रीमियर 14 फरवरी 2007 को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया। 9 मार्च 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका और 31 जुलाई 2007 को घरेलू मीडिया पर। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके दृश्यों और शैली की प्रशंसा की, लेकिन फारसियों के चित्रण सहित इसकी ऐतिहासिक अशुद्धियों की आलोचना की, जिनमें से कुछ कट्टर या ईरानोफोब के रूप में जाना जाता है। $456 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ फिल्म की शुरुआत उस समय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में 24वीं सबसे बड़ी फिल्म थी और 2007 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने 34वें सैटर्न अवार्ड्स में अग्रणी 10 नामांकन अर्जित किए, सर्वश्रेष्ठ एक्शन, एडवेंचर या थ्रिलर फिल्म के लिए 2 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्नाइडर के लिए जीते। मिलर के पहले अप्रकाशित ग्राफिक उपन्यास प्रीक्वल ज़ेरेक्सिस पर आधारित राइज ऑफ एन एम्पायर नामक सीक्वल 7 मार्च 2014 को जारी किया गया था। कथानक 480 BC में थर्मोपाइले की लड़ाई के 1 साल बाद स्पार्टन सेना में एक होप्लाइट डिलियोस स्पार्टन सिद्धांत के माध्यम से बचपन से राजत्व तक लियोनिदास प्रथम की अपनी कहानी शुरू करता है। एक फारसी दूत स्पार्टा आता है और राजा ज़ेरेक्सिस के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में पृथ्वी और पानी की मांग करता है। वो लियोनिदास से समर्पण करने का आग्रह करता है और रानी गोर्गो का अपमान करता है। जवाब में लियोनिदास और स्पार्टन सैनिकों ने फारसी दूत और उसके फारसी दूत को अथाह गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद लियोनिदास ने इफोस का दौरा किया और फारसियों को एक संकीर्ण मार्ग में फंसाने के लिए थर्मोपाइले के माध्यम से फारसियों को वापस खदेड़ने की रणनीति का प्रस्ताव रखा, जिससे यूनानियों की भारी दल सेना को संख्यात्मक रूप से बेहतर फारसी प्रकाश पैदल सेना पर लाभ मिल सके। एफोस ने लियोनिदास को चेतावनी दी कि कार्निया निकट आ रहा है और स्पार्टा को उस दौरान युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। वे ओरेकल से परामर्श करते हैं, जो आदेश देता है कि स्पार्टा को कार्निया का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही लियोनिदास गुस्से में चला जाता है, ज़ेरेक्स का एक एजेंट स्पार्टन राजनेता थेरोन के साथ प्रकट होता है, जो एफोस को उनके गुप्त समर्थन के लिए पुरस्कृत करता है। हालांकि इफोस ने उसे स्पार्टा की सेना जुटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, लियोनिदास ने 300 सैनिकों को इकट्ठा किया है। थेरोन और काउंसिल ने युद्ध में जाकर एफोस की अवहेलना करने के बारे में लियोनिदास से बात की। लियोनिदास का सुझाव है कि वे नहीं जाएंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद वे युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वे डेक्सोस के नेतृत्व में कुछ हजार अरेडियन और अन्य यूनानियों की सेना में शामिल हो गए हैं। वे एजिन सागर में एक तूफान के कारण फारसी नौसेना के कई जहाज़ों को डूबते हुए देखते हुए थर्मोपाइले पहुंचते हैं। इसके बाद स्पार्टन्स ने एक बड़े फारसी शिविर का पता लगाया और मारे गए फारसी स्काउट्स को मोटा के रूप में इस्तेमाल करके दीवार का निर्माण किया। इस बीच लियोनिदास का सामना एफियाल्टेस से होता है, जो एक विकृत स्पार्टन है, जिसके माता पिता उसे कुछ शिशुहत्या से बचाने के लिए स्पार्टा से भाग गए थे। एफियाल्टेस ने लियोनिदास की सेना में शामिल होने के लिए कहा और उसे एक गुप्त बकरी पथ के बारे में चेतावनी दी, जिसका उपयोग फारस के लोग स्पार्टन से आगे निकलने और उन्हें घेरने के लिए कर सकते थे। सहानुभूतिपूर्ण होते हुए भी लियोनिदास ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसकी विकृति फालनक्स गठन से समझौता कर सकती थी। स्पार्टन्स द्वारा हथियार डालने से इनकार करने के तुरंत बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। संकीर्ण मार्ग के कारण स्पार्टन्स ने आगे बढ़ती फारसी सेना की कई लहरों को पीछे धकेल दिया। ज़ेरेक्सिस व्यक्तिगत रूप से लियोनिदास के पास जाता है और उसकी अधीनता के बदले में उसे अपार धन और शक्ति प्रदान करता है।
लियोनिदास ज़ेरेक्सिस के योद्धाओं की निम्न गुणवत्ता को अस्वीकार करता है और उनका मजाक उड़ाता है। उस रात ज़ेरेक्सिस ने अपने कुलीन रक्षक इमॉर्टल्स को राक्षसी उबेर इमोर्टल के साथ भेजा, लेकिन यूनानी एक बार फिर जयी हुए। दूसरे दिन ज़ेरेक्सिस ने युद्ध के हाथियों सहित सेनाओं की नई लहरें भेजी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक लड़ाई के दौरान एस्टिनोस मारा जाता है। इस बीच क्रोधित एफियाल्स ज़ेरेक्स से अलग हो गया है और धन, महिलाओं और वर्दी के बदले में गुप्त मार्ग का खुलासा करता है। एफियाल्स के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद अरेडियन पीछे हट गए, लेकिन स्पार्टन्स ने वहीं रहना चुना। लियोनिदास घायल लेकिन अनिच्छुक डिलियोस को स्पार्टा लौटने और जो कुछ हुआ है उसके हमवतन लोगों को सूचित करने का आदेश देता है। स्पार्टा में रानी गोर्गो स्पार्टन काउंसिल को 300 स्पार्टन सैनिकों की सहायता के लिए सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए मनाने का प्रयास कर रही है, जो अपना अंतिम पड़ाव बना रहे हैं। काउंसिल में अपनी गुहार लगाने की अनुमति मिलने पर गोर्गो मदद के लिए थेरोन के पास आती है, लेकिन थेरोन अपनी आवश्यक सहायता के बदले में उसके साथ बलात्कार करता है और अगले दिन उसे धोखा देता है और काउंसिल के सामने एक व्यभिचारी के रूप में उसे बदनाम करने का प्रयास करता है। गोर्गो ने थेरोन को मार डाला। उसके लबादे के भीतर ज़ेरेक्सिस के सोने का एक बैग प्रकट किया। उसके विश्वासघात को स्वीकार करते हुए परिषद सर्वसम्मति से सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए सहमत हुई। तीसरे दिन एफियाल्स के नेतृत्व में फारसियों ने स्पार्टन्स को घेरते हुए गुप्त मार्ग को पार किया। ज़ेरेक्सिस के जनरल ने फिर से उनके आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन स्पार्टन्स ने इनकार कर दिया और स्टेलियोस ने जनरल को मार डाला। क्रोधित होकर ज़ेरेक्सिस ने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। गॉड किंग की मृत्यु को साबित करने के लिए लियोनिदास ने ज़ेरेक्सिस पर अपना भाला फेंका, जिससे उसका चेहरा कट गया। डिलियोस ने स्पार्टन काउंसिल के समक्ष अपनी कहानी समाप्त की। लियोनिदास के बलिदान से प्रेरित होकर यूनानियों ने स्पार्टा के नेतृत्व में एक सेना जुटाई। डिलियोस, जो अब स्पार्टन सेना का प्रमुख है, फारसियों के खिलाफ लड़ाई में उनका नेतृत्व करता है। दोस्तों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है नेटफ्लिक्स ने और इसे एक तरह से BFI फेस्टिवल में सबसे पहले रिलीज़ किया गया था। वो रिलीज़ किया गया था 15 अक्टूबर 2023 को और इसके बाद 12 जनवरी 2023 को एक तरह से 24 को सॉरी दोस्तों इसे यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ कर दिया गया था और फुल्ली वर्जन एक तरह से फुल्ली तरीके से इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में अब रिलीज़ किया गया है 19 जनवरी 2024 को। तो आप जाकर इसे नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे और ज़बरदस्त अंदाज में इसका क्रेज़ देखने को मिल रहा है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। बाकी आप और भी किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इसके बारे में थोड़ी और जानकारी इसकी कास्टिंग कैरेक्टर के बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। डैनियल कालुया KELUJE, जन्म 24 फरवरी 1989, एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। स्क्रीन और मंच दोनों पर प्रमुखता से उन्हें कई प्रशंसाएं मिली हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल हैं। 2021 में टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया था। 1. कलुआ ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक किशोर के रूप में इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर से की। 2. उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला स्किन्स 2007-2009 के पहले 2 सीजन में पॉश कैनेथ की भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ एपिसोड का सह लेखन भी किया। 3. कलुआ ने 2010 में रॉयल कोर्ट थिएटर में सकर पंच में अपने प्रमुख प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 4. उन्होंने डॉक्टर हू विशेष एपिसोड प्लैनेट ऑफ द डेड 2009 में अपनी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए ध्यान आकर्षित किया। साइकोविले 2009-2011, द फेड्स 2011 और ब्लैक रर एपिसोड 15 मिलियन मैरिट्स 2011। 5. जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न 2011, किक-एस 2 2013 और सिकारियो 2015 फिल्मों में भी उनकी सहायक भूमिकाएं थीं। 2017 में कालुया को जॉर्डन पील की हॉरर फिल्म गेट आउट में अभिनय से सफलता मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 6. इसके बाद रयान कुगलर की सुपरहीरो फिल्म ब्लैक पैंथर
2018, स्टीव मैकक्वीन की क्राइम ड्रामा विडोज 2018 और पील की हॉरर फिल्म नोप 2022 में भूमिकाएं निभाईं। बायोपिक जुडास एंड द ब्लैक मसीहा 2021 में ब्लैक पैंथर पार्टी के नेता फ्रेड हैम्पटन के किरदार के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा और अकादमी पुरस्कार जीता। 7-8 तब से उन्होंने नाटक द किचन 2023 का सह निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कलुआ का जन्म 24 फरवरी 1989 को लंदन में युगांडा के माता पिता के यहाँ हुआ था। उनकी मां 10-11 ने उन्हें बड़ी बहन के साथ कैम्डन टाउन में एक काउंसिल एस्टेट में पाला। उनके पिता बालाका, मलावी में रहते थे और 15 साल की उम्र तक उनका कोई संपर्क नहीं था। 12 कलुआ ने टोरियानो प्राइमरी स्कूल और सेंट अलोसियस कॉलेज, हाईगेट में पढ़ाई की। 11 बाद में उन्होंने कैम्डन स्कूल फॉर गर्ल्स में इसके सह शैक्षिकी छठे फॉर्म में ए लेवल इतिहास, नाटक और जीव विज्ञान लिया। 13 कलुआ ने अपना पहला नाटक 9 साल की उम्र में लिखा था, जिसके बाद उन्होंने इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर का प्रदर्शन शुरू किया। 2 उन्होंने अपने स्थानीय अन्ना शेर थिएटर स्कूल और WSC आर्ट्स में एक बच्चे के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 14 करियर 2006-2009 करियर की शुरुआत और स्किन्स। कलुआ 2006 में BBC के विवादास्पद नाटक शूट द मैसेंजर में रीस के रूप में अपनी पहली अभिनय भूमिका में दिखाई दिए। 2011 कलुआ पॉश केनेथ के रूप में स्किन्स के मूल कलाकारों में शामिल हो गए। वो श्रृंखला के पहले 2 सीजन में एक योगदानकर्ता लेखक के साथ साथ जल और थॉमस शीर्षक वाले एपिसोड के मुख्य लेखक भी थे। 15 स्किन्स के बाद कलुआ कई लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखलाओं जैसे साइलेंट विटनेस, डॉक्टर हू स्पेशल प्लैनेट ऑफ द डेड और लुइस में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। वह 2 बार स्केच शो दैट मिशेल एंड वेब लुक में और स्केच शो हैरी एंड पॉल में प्रशंसकों के पसंदीदा चरित्र पार्किंग पटावेओ के रूप में भी दिखाई दिए हैं। कलुआ ने BBC रेडियो 4 सिटकॉम स्नीकी पिक्स में एक चरित्र को भी आवाज दी। 16 2009 में वो ITV कॉमेडी FM में नियमित कलाकार बन गए। 2009 के अंत में स्क्रीन इंटरनेशनल मैगजीन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कलुआ को UK स्टार ऑफ टुमारो के रूप में चुना। 17 2010-2018 स्टेज, गेट आउट और ब्लैक पैंथर। 2010 में कलुआ ने लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में रॉय विलियम्स के सकर पंच में मुख्य भूमिका निभाई। कलुआ को अपने प्रदर्शन के लिए बहुत प्रशंसा मिली और उन्होंने उत्कृष्ट नवागंतुक के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड और क्रिटिक्स सर्कल थिएटर अवार्ड दोनों जीते। 2009 से 2011 तक उन्होंने BBC की डार्क कॉमेडी साइकोविले में माइकल टी लीफ फ्राई का किरदार निभाया। 19 2018 में कलुआ 2011 और 2013 के बीच कलुआ कई लघु फिल्मों में दिखाई दिए, विशेष रूप से डैनियल मुलॉय की बेबी में, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, 20 और एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। साथ ही ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी मिला। 18 2011 में वो 2003 की फिल्म जॉनी इंग्लिश की अगली कड़ी, जिसका शीर्षक जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न था, में एजेंट टकर के रूप में दिखाई दिए। 18 इसके अलावा 2011 में उन्होंने BBC 3 की अलौकिक ड्रामा सीरीज द फेड्स में मैक आर्मस्ट्रॉन्ग की भूमिका निभाई। 18 2013 में वो सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म किक-एस 2 में दिखाई दिए। 21 2015 में उन्होंने डेनिस विलेन्यूवे की थ्रिलर फिल्म सिकारियो में एक FBI एजेंट की भूमिका निभाई। 22-23 कलुआ ने एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड 15 मिलियन मैरिट्स में जेसिका ब्राउन फाइंडले के साथ मुख्य पात्रों में से एक की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 24 इस एपिसोड का मूल रूप से 2011 में चैनल 4 पर प्रीमियर हुआ था, लेकिन बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद इसे लोकप्रियता मिली। 25 ब्लैक मिरर में उनके प्रदर्शन ने जॉर्डन पील का ध्यान आकर्षित किया,
जिन्होंने बाद में उन्हें गेट आउट में कास्ट किया, जो उनकी सफल भूमिका साबित हुई। 26-27 24 फरवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई गेट आउट में कलुआ के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 29-30 वैरायटी के स्टीवन गेडोस ने लिखा है कि इस शक्तिशाली प्रभावी सिनेमाई संतुलन अधिनियम का आतंक, तनाव, हास्य और रोष इस शानदार युवा ब्रिटिश अभिनेता के कंधों पर निर्भर करता है, जो आवश्यक घर को खोए बिना सार्वभौमिक चिंताओं का संचार करता है। उनके संकटग्रस्त अफ्रीकी अमेरिकी नायक का पता। 30 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने कालुया के प्रदर्शन को उत्कृष्ट, प्रभावशाली अभिनय का नमूना कहा। 31 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें कई प्रशंसाएं मिली, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए बाफ्टा अवार्ड, 32 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, 33 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 34 और SAG अवार्ड 35 के लिए नामांकन भी मिला। 2018 में उन्हें बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड मिला। 36 दिसंबर 2016 में कलुआ को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म ब्लैक पैंथर में कास्ट किया गया था। 37 ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। 38 कलुआ की डकैती फिल्म विडोज 2018 में भी एक बड़ी भूमिका थी और उन्होंने जोडी टर्नर स्मिथ के साथ रोड ट्रिप क्राइम फिल्म क्वीन एंड स्लिम 2019 में अभिनय किया। 2018 में वो BBC और नेटफ्लिक्स की मिनिसीरीज वाटरशिप डाउन के वॉइस कास्ट में शामिल हुए। 39 2019 वर्तमान नहीं, जुडास, बार्नी और द किचन। अक्टूबर 2019 में ये घोषणा की गई थी कि कलुया को मेटल फिल्म्स के साथ अपनी नवगठित प्रोडक्शन कंपनी 59% के माध्यम से बच्चों के टेलीविजन शो बार्नी एंड फ्रेंड्स पर आधारित एक फीचर फिल्म का निर्माण करना था। कालुया के अनुसार बार्नी फिल्म दर्शकों को आश्चर्यचकित करेगी और उम्मीदों पर पानी फेर देगी। 2022 तक फिल्म का विकास अभी शुरुआती दौर में है और स्क्रिप्ट पर अभी भी दोबारा काम किया जा रहा है। 41 2020 में कलुआ को नेटफ्लिक्स पर फैमी फडबा के पहले उपन्यास द अपर वर्ल्ड के रूपांतरण में निर्माण और अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 2021 में उन्होंने जीवनी नाटक जुडास एंड द ब्लैक मसीहा में क्रांतिकारी समाजवादी फ्रेड हैम्पटन के रूप में अभिनय किया। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों ने सराहना की। 42 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोशन पिक्चर और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 43-44 उस वर्ष सभी 5 प्रमुख फिल्म पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र कलाकार बने। 32 साल की उम्र में डैनियल कालुया 7वें सबसे कम उम्र के अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजेता बने। 2021 की शुरुआत में कालुया को के पामर और स्टीवन येन के साथ पील की विज्ञान फाई हॉरर नोप में कास्ट किया गया था। फिल्म 22 जुलाई 2022 को सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई। 4-5, 4-6, 4-7 नोप के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण ये घोषणा की गई कि कालुया ब्लैक पैंथर के सीक्वल ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर में काबी के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा नहीं निभाएंगे। 48 अप्रैल में कलुआ ने संगीत अतिथि सेंट विंसेंट के साथ सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की। 49 कलुआ को टाइम की 2021 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया गया था। 50 मार्च 2022 में ये पता चला कि कलुया नेटफ्लिक्स के लिए एक डायस्टोपियन नाटक लिख रहे थे, जिसका शीर्षक द किचन था, जिसका निर्देशन किब्वे तवारेस ने किया था। 51 नाटक में केन रॉबिन्सन और जेडिया बैनरमैन अभिनय करेंगे और इसका सह लेखन जो मुर्तग द्वारा किया जा रहा है और कार्यकारी निर्माता माइकल फेसबेंडर द्वारा किया जा रहा है। 52 अगस्त 2023 में
ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने घोषणा की कि फिल्म का प्रीमियर 15 अक्टूबर 2023 को 67वें लंदन फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के रूप में होगा। 53 द किचन 19 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 54 मई 2022 में ये घोषणा की गई थी कि कलुआ अमेज़न प्राइम की स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री ऑल और नथिंग आर्सेनल के लिए कथावाचक थे, जिसने अपने 2021-22 सीजन के दौरान पर्दे के पीछे इंग्लिश प्रीमियर लीग की ओर से आर्सेनल का अनुसरण किया था। 55 नवंबर 2022 में कालुया को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में होबार्ट हॉबी ब्राउन स्पाइडर पंक को चित्रित करने की पुष्टि की गई थी। 57 व्यक्तिगत जीवन कलुआ पश्चिमी लंदन में रहते हैं। 58 वह आर्सेनल एफसी के प्रबल समर्थक हैं, यहां तक कि आर्सेनल के उत्तरी लंदन प्रतिद्वंद्वियों टोटनहैम हॉटस्पर एफसी को टीम जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए और लीग का वोल्डेमॉर्ट कहा जाता है। 59 अगस्त 2022 में कालुया को आर्सेनल के 2021-22 सीजन के बारे में डॉक्यूमेंट्री ऑल और नथिंग आर्सेनल में कथावाचक के रूप में दिखाया गया। 60 उन्होंने जिमी किमेल लाइव पर कहा है कि उनकी मां उनकी सफलता को नहीं समझ पाईं। 61 वह एक ईसाई हैं और उन्होंने ऑस्कर जीत पर अपने भाषण के दौरान अपने विश्वास को स्वीकार किया था। 62 फिल्मोग्राफी चाबी उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2006 दूत को गोली मारो रीस 2008 कैस यंग कैस पेनांट 2010 बच्चा डैमन लघु फिल्म 63 2010 गपशप करने का कमरा एमो 2011 जॉनी इंग्लिश पुनर्जन्म एजेंट कॉलिन टकर 2013 पंच के लिए आपका स्वागत है जुका ओगाडोवा किक एस 2 काली मौत 2015 सिजरियो रेगी वेन 2017 चले जाओ क्रिस वाशिंगटन 2018 काला चीता व काबी विधवाओं जटिम्मे मैनिंग 2019 रानी और स्लिम अनेस्ट स्लिम हाइंस कार्यकारी निर्माता भी 2020 एक क्रिसमस कैरोल क्रिसमस प्रेजेंट का भूत आवाज 2021 यहूदा और काला मसीहा फ्रेड हैम्पटन 2022 यीशु के लिए हॉर्न अपनी आत्मा को बचाओ निर्माता नहीं ओटिस जूनियर ओजे हेवुड 2023 स्पाइडरमैन स्पाइडर वर्स के पार होबार्ट हॉबी ब्राउन स्पाइडर पंक आवाज रसोई सह निर्देशक सह लेखक और निर्माता टीबीए स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स होबार्ट हॉबी ब्राउन स्पाइडर पंक आवाज विकास में टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2007 मुखबिर स्कूल धमकाने वाला एपिसोड नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कॉमेडी शफल डीन एपिसोड ब्रैंडन बर्न्स 2007 2009 खाल पॉश केनेथ 11 एपिसोड 2 एपिसोड के लिए लेखक और मुख्य लेखक भी योगदान दे रहे हैं। 2008 डेल्टा फॉरएवर आरे एपिसोड पायलट मूक गवाह एरोल हैरिस 2 एपिसोड 2008 2009 व मिशेल और वेब लुक विभिन्न 2009 डॉक्टर हू बाकले प्रकरण मृतकों का ग्रह लेविस डेक्लन एपिसोड काउंटर कल्चर ब्लूज एफएम एडेस 4 एपिसोड परोपकारी एपिसोड नाइजीरिया भाग 2 10 मिनट की कहानियां सिपाही #2 एपिसोड द थ्री किंग्स 2009-2011 साइकोविल माइकल टीली फ्राई 12 एपिसोड 2010 कॉमेडी लैब 64 विभिन्न एपिसोड हैप्पी फिनिश 2010-2012 हैरी और पॉल पाकिंग पटावेओ 5 एपिसोड 2011 ऊपर आ रहा है 65 मीका एपिसोड मीका सनकी माइकल मैक आर्मस्ट्रॉन्ग 6 एपिसोड काला दर्पण बिंघम बिंग मेडिसिन एपिसोड 15 मिलियन गुण यादृच्छिक भाई टेलीविजन फिल्म 2014 बेबीलोन मेड काय 7 एपिसोड 2018 पानी का जहाज डूबा ब्लूबेल आवाज लघु श्रृंखला 39
2021 शनिवार की रात लाइव स्वयं मेजबान एपिसोड डैनियल कालुया सेंट विंसेंट। 2022 सभी या कुछ भी नहीं शस्त्रागार कथावाचक डॉक्यूमेंट्री। रंगमंच वर्ष शीर्षक भूमिका जगह टिप्पणियाँ 2008 2009 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन 6667। 2010 अनपेक्षित घूंसा लियोन। 2013 वेल्स का ट्रेलोनी टॉम रिंच डोनमर वेयरहाउस लंदन। कांगो में एक सीजन जोसेफ मोब्तू यंगविक लंदन। 2016 नीला नारंगी क्रिस्टोफर। पुरस्कार और नामांकन। मुख्य लेख डैनियल कलुया द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। कालुया की प्रशंसाओं में उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 3 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 4 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और 1 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये भी देखें। सबसे उम्रदराज और सबसे कम उम्र के अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों की सूची। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सबसे कम उम्र के विजेता। अभिनय श्रेणियों में 2 या अधिक अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची। रॉबिन्सन को 2004 में अर्बन म्यूजिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार के लिए चुना गया था और फिर 2005 में उन्हें 4 मोबो ब्लैक ओरिजिन का संगीत पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता था। उन्होंने पहले चैनल यू बेस्ट ऑफ ब्रिटिश अवार्ड्स में भी पुरस्कार जीता। नए साल की पूर्व संध्या 2005 में लंदन के मेयर केन लिविंगस्टोन द्वारा उन्हें 2005 के लंदन के नायकों में से एक घोषित किया गया था। उन्हें जनवरी 2006 में सर्वश्रेष्ठ शहरी अधिनियम के लिए ब्रिट पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2016 में कानो के एल्बम मेड इन द मैनर को मर्क्यूरी म्यूजिक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। मेड इन द मैनर ने 2016 मोबो पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एल्बम भी जीता। उन्हें उनके छठे स्टूडियो एल्बम हुडीज ऑल समर के लिए दूसरे मर्क्यूरी म्यूजिक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2022 में रॉबिन्सन ने टॉप बॉय की चौथी श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए टीवी शो फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मोबो पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन। रॉबिन्सन लिवरपूल एफसी के समर्थक हैं। 21 राजनीतिक विचार। नवंबर 2019 में 34 अन्य संगीतकारों के साथ रॉबिन्सन ने मितव्ययता समाप्त करने के आह्वान के साथ 2019 यूके आम चुनाव में लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन का समर्थन करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। 22-23 दिसंबर 2019 में 42 अन्य प्रमुख सांस्कृतिक हस्तियों के साथ उन्होंने 2019 के आम चुनाव में कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी का समर्थन करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। पत्र में कहा गया है कि जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर का चुनाव घोषणा पत्र एक परिवर्तनकारी योजना पेश करता है जो निजी लाभ। डिस्कोग्राफी। मुख्य लेख कानो डिस्कोग्राफी। होम स्वीट होम 2005। लंदन टाउन 2007। 140 ग्राइम स्ट्रीट 2008। माइकल फेसबेंडर जन्म 2 अप्रैल 1977 एक जर्मन और आयरिश अभिनेता हैं। वह विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता हैं जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 4 बाफ्टा पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं। 2020 में उन्हें आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की आयरिश टाइम्स सूची में 9वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था। 1 फेसबेंडर ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 2006 में की। शुरुआती भूमिकाओं में HBO मिनिसीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स 2001 और स्काई वन फैंटेसी ड्रामा हेक्स 2004-05 शामिल हैं। उन्हें पहली बार हंगर 2008 में IRA स्वयंसेवक बॉबी सैंड्स की भूमिका के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद की भूमिकाओं में फिश टैंक 2009, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स 2009, जेन आयर 2011 और ए डेंजरस मेथड 2011 शामिल हैं।
फेसबेंडर ने एक्स-मेन, फर्स्ट क्लास 2011, एक्स-मेन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 और एक्स-मैन एपोकैलिप्स 2016 में उत्परिवर्ती होलोकॉस्ट सर्वाइवर एरिक लेहेंश मैग्नेटो के रूप में अपनी भूमिका के लिए मुख्यधारा की सफलता हासिल की। एंड्रॉयड डेविड 8 और वाल्टर 1 इन प्रोमेथियस 2012 और इसका सीक्वल एलियन कॉवेनेंट 2017। स्टीव मैकक्वीन के नाटक शेम 2011 में एक सेक्स एडिक्ट की भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वोल्पी कप जीता और उन्हें गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 12 इयर्स ए स्लेव 2013 में गुलाम मालिक एडविन एप्स के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने द काउंसलर 2013, फ्रैंक 2014, मैकबेथ 2015 और स्टीव जॉब्स 2015 में भी अभिनय किया। बाद में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। एक अंतराल के बाद उन्होंने एक्शन थ्रिलर द किलर 2023 में अभिनय किया। फेसबेंडर ने 2017 में फरारी चैलेंज के साथ ऑटो रेसिंग में प्रतिस्पर्धा शुरू की। 2023 तक वो प्रोटॉन प्रतियोगिता के लिए ड्राइविंग करते हुए यूरोपीय ले मैंस सीरीज में दौड़ लगाता है। उन्होंने 2017 से स्वीडिश अभिनेत्री एलिसिया विकिंडर से शादी की है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फेसबेंडर का जन्म पश्चिम जर्मनी के हीडलबर्ग में 2 अप्रैल 1977 को हुआ था। 3 वह एक आयरिश मां एडेल लांसे और जर्मन पिता जोसेफ फेसबेंडर के बेटे थे। 4-5 उनकी कैथरीन नाम की एक बड़ी बहन है जो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में माइंड इंस्टीट्यूट में एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है। 6-7 परिवार में उनकी मां के पक्ष की जानकारी के अनुसार उनकी मां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक आयरिश नेता माइकल कोलिंस की परपोती हैं। 2008 जब फेसबेंडर 2 साल का था तो वह अपने माता पिता के साथ आयरलैंड के किलॉर्नी चला गया, जहां उसके माता पिता को वेस्ट एंड हाउस एक रेस्तरां संचालित करना था, जहां उसके पिता भी शेफ के रूप में काम करते थे। उनके माता पिता ने किलॉर्नी को चुना क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अपने पिछले जर्मन निवास की औद्योगिक पृष्ठभूमि के विपरीत ग्रामीण इलाकों में बड़े हों। 2-5 फेसबेंडर का पालन पोषण कैथोलिक रूप में हुआ और उन्होंने उस चर्च में एक वेदी लड़के के रूप में सेवा की जिसमें उनका परिवार जाता था। 9 उन्होंने और उनकी बहन ने गर्मी की छुट्टियां जर्मनी में बिताईं। 10 उन्होंने किलॉर्नी के पास फोसा नेशनल स्कूल 11 और किलॉर्नी में ही सेंट ब्रैंडन कॉलेज में पढ़ाई की। 12 जब उन्हें 17 साल की उम्र में एक नाटक में कास्ट किया गया तो उन्होंने तय कर लिया कि वह अभिनेता बनना चाहते हैं। 19 साल की उम्र में उन्होंने ड्रामा सेंटर लंदन में अध्ययन करने के लिए घर छोड़ दिया। 199 9 में उन्होंने ड्रामा सेंटर छोड़ दिया और 3 सिस्टर्स नाटक के प्रदर्शन के लिए ऑक्सफोर्ड स्टेज कंपनी के साथ दौरा किया। 6-13 एक अभिनेता के रूप में स्थिर काम पाने से पहले उन्होंने बारटेंडर, पोस्टमैन, मैनुअल मजदूर, रॉयल मेल के लिए बाजार शोधकर्ता और डेल कर्मचारी के रूप में काम किया। 14-15 अभिनय करियर। 2001-2007 प्रारंभिक कार्य। 2009 कांस फिल्म महोत्सव में फेसबेंडर की पहली स्क्रीन भूमिका टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पीलबर्ग की पुरस्कार विजेता टेलीविजन मिनीसीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स 2001 में पैट क्रिस्टेंसन की थी। 16 उन्होंने स्काई वन पर हेक्स की दोनों श्रृंखलाओं में अज़ाज़ील का किरदार निभाया और ब्रिटिश बैंड द कूपर टेम्पल क्लॉस के गीत ब्लाइंड पायलट्स के संगीत वीडियो में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया। वीडियो में वह एक बारहसिंगा रात में दोस्तों के साथ घूमने गए एक आदमी की भूमिका निभाता है जो काउबेल हार पहनने के कारण धीरे धीरे एक बकरी में बदल जाता है। 16 BBC नॉर्डर्न आयरलैंड द्वारा निर्मित और 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2003 के बीच बुक एट बेड टाइम श्रृंखला में प्रसारित ड्रैकुला के 10 भाग के रेडियो धारावाहिक में फेसबेंडर ने जोनाथन हाकर की भूमिका निभाई। उन्हें 2004 की शुरुआत में गिनीज टेलीविजन विज्ञापन में भी देखा गया था।
द क्वेरल एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है जो न्यूयॉर्क में अपने भाई से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए आयरलैंड से समुद्र में तैरता है। 17 इस विज्ञापन ने 2005 FAB अवार्ड्स में स्वर्ण पदक जीता। 18-19 2006 के एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज के दौरान फेसबेंडर ने कोलिन्स और विंस्टन चर्चिल के बीच मुलाकात पर आधारित मैरी केनी के एक नाटक एलिजियंस में अपने परपोते माइकल कोलिन्स की भूमिका निभाई। 20 इसके अलावा फेसबेंडर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ क्वेंटिन टारंटिनो के रिजर्वोयर डॉग्स के एक स्टेज संस्करण का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया। 16 वह 20वीं सदी की शुरुआत में एक विलक्षण युवा ब्रिटिश लेखक रोमोला गराई द्वारा अभिनीत के उत्थान और पतन के बारे में एंजल यूके शीर्षक द रियल लाइफ ऑफ एंजल डेवेरल में दिखाई दिए। फेसबेंडर ने एस्मे नामक एक औसत चित्रकार की प्रेमिका की भूमिका निभाई है। 16 यह नाटक फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ओजोन का पहला अंग्रेजी भाषा का प्रयास और एलिजाबेथ टेलर के उपन्यास पर आधारित 17 फरवरी 2007 को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में और 14 मार्च 2007 को पेरिस में प्रीमियर हुआ। इसके बाद उन्होंने डीन कैविंग और इरविन वेल्श की वेडिंग बेल्स में बार्नी के रूप में स्कॉटिश लहजे में बोलते हुए एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की। 2006-2015 मुख्यधारा की सफलता। 2006 में फेसबेंडर ने जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित एक फैंटेसी एक्शन फिल्म 300 में एक युवा स्पार्टन योद्धा स्टेलियोस की भूमिका निभाई। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 22 स्टीव मैक्वीन की 2008 की फिल्म हंगर में प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कैदी बॉबी सैंड्स के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी में फेसबेंडर ने एक ऐसा आहार अपनाया जिसने उन्हें एक दिन में 600 कैलोरी तक सीमित कर दिया। सैंड्स का वजन 125 पाउंड 57 किलोग्राम था। 23 उनकी सफलता के रूप में माना जाता है। 24-25 उनके प्रदर्शन ने उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार दिलाया। 26 हंगर के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी सफलता के एक साल बाद वो 2 फिल्मों में दिखाई दिए। पहली थी क्वेंटिन टारंटिनो की इंग्लोरियस बस्टर्ड्स, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट आर्ची हिकॉक्स की भूमिका निभाई थी। दूसरी फिल्म एंड्रिया अर्नाल्ड द्वारा निर्देशित फिश टैंक थी। दोनों फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उनमें फेसबेंडर के काम को भी खूब सराहा गया। नेवला शब्द 12 ईयर्स ए स्लेव 2013 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रीमियर पर फेसबेंडर। 2010 में फेसबेंडर एक पश्चिमी फिल्म जोना हेक्स में बक के रूप में दिखाई दिए। 27 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल एक कॉमिक बुक सम्मेलन में एक साक्षात्कार में फेसबेंडर ने भूमिका के बारे में टिप्पणी की, मैंने इस चरित्र को विकसित किया और वास्तव में इसे आगे बढ़ाया। मैं देखूंगा कि मैंने इसे कितना आगे बढ़ाया है। मैं चरित्र के बारे में मेरे मन में यह विचार था, वह एक प्रकार का मनोरोगी है, वह अपनी किक को विकृत तरीकों से चलाता है। मैं इसे बहुत स्पष्ट या ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता था जो आपने पहले देखा हो। 28 हेक्स को मुख्यतः नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 29 2011 में जोना हेक्स की आलोचना का जवाब देते हुए फेसबेंडर ने टिप्पणी की, बहुत भयानक था, क्या ये? मैंने इसे स्वयं नहीं देखा है। 30 उन्होंने नील मार्शल की खूनी रोमन युद्ध थ्रिलर ड्रामा फिल्म सेंचुरियन में क्विंटस डायस की भूमिका निभाई। 31 और जोएल शूमाकर की फिल्म ब्लड क्रीक में डोमिनिक परसेल के साथ रिचर्ड विथ की भूमिका निभाई गई। कहानी वेस्ट वर्जीनिया के एक व्यक्ति पर केंद्रित है जो अपनी नैतिक दुविधाओं से उबरता है और अपने भाई को एक ऐसे परिवार का सफाया करने में मदद करता है जो एक नाजी तांत्रिक की रक्षा कर रहा था और जिसने उसके भाई को वर्षों से अपना पेट भरने के लिए बंदी बना रखा था। फेसबैंड ने 2011 की फिल्म जेन आयर में एडवर्ड रोचेस्टर की भूमिका निभाई, जिसमें शीर्षक भूमिका में मिया वासिकोस्का थी, जिसका निर्देशन कैरी फुकुनागा ने किया था। 32 फेसबेंडर ने सुपरहीरो ब्लॉकबस्टर एक्स-मैन फर्स्ट क्लास एक्स-मैन के प्रीक्वल में मैग्नेटो की भूमिका निभाई। 1962 में स्थापित, ये चार्ल्स जेवियर, जेम्स मैकेवॉय द्वारा अभिनीत और मैग्नेटो के बीच की दोस्ती और उनके समूहों
एक्स-मेन और ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट की उत्पत्ति पर केंद्रित है। फिल्म को सामान्य प्रशंसा और वित्तीय सफलता के लिए 3 जून 2011 को रिलीज किया गया और फेसबेंडर को एक लोकप्रिय फिल्म स्टार के रूप में प्रचारित किया गया। 2011 में फेसबेंडर ने निर्देशक डेविड क्रोनेनबर्ग की ए डेंजरस मेथड में स्विस मनोचिकित्सक कार्ल जंग की भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर 2011 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 33 उन्होंने शेम में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 30 के दशक के एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपनी यौन लत से जूझ रहा था। शेम ने उन्हें निर्देशक स्टीव मैकवीन के साथ फिर से जोड़ा और 2011 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया, जहां फेसबेंडर ने ब्रैंडन के किरदार के लिए वोल्पी कप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 34 फेसबेंडर प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए एक गंभीर दावेदार थे, लेकिन उन्हें नामांकित नहीं किया गया था और विभिन्न स्रोतों के अनुसार उनकी नग्नता और यौन मुठभेड़ों के चित्रण ने मतदाताओं को कल्पना करने के लिए प्रेरित किया, न कि वास्तव में वोट करें। 35-36 फेसबेंडर ने शेम में अपने किरदार के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। फिल्म में अभिनय करने से फेसबेंडर की प्रोफाइल में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें बड़ी फिल्मों में भूमिकाएं मिलीं। 2012 में वो स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर हैवायर में MI6 एजेंट के रूप में दिखाई दिए। 27 और रिडले स्कॉट की साइंस फिक्शन फिल्म प्रोमेथियस में। समीक्षाओं ने फिल्म के दृश्य, सौंदर्य डिजाइन और अभिनय दोनों की प्रशंसा की, विशेष रूप से एंड्रॉयड डेविड 8 के रूप में फेसबेंडर के प्रदर्शन की। फेसबेंडर ने रिडले स्कॉट की द काउंसलर में शीर्षक भूमिका निभाई, जो 2013 में कॉर्मैक मैकॉथी स्क्रिप्ट पर आधारित फिल्म थी। 3738-2013 में उन्होंने 12 इयर्स ए स्लेव में अभिनय किया, जो सर स्टीव मैकवीन के साथ उनका तीसरा सहयोग था। फेसबेंडर के एडविन एप्स के चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। फेसबेंडर ने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 23 मई 2014 को रिलीज में मैग्नेटो की भूमिका दोहराई, जो एक्स-मेन फर्स्ट क्लास की अगली कड़ी थी। 39 फ्रैंक 2014 की गर्मियों के अंत में रिलीज में फेसबेंडर ने मुख्य भूमिका निभाई है। 40 ये कॉमेडी फ्रैंक साइडबॉटम से प्रेरित है, जो अंग्रेजी हास्य अभिनेता क्रिस सिवे द्वारा बनाई गई एक हास्य छवि है। 2015 में मैकबेथ के कांस प्रीमियर में फेसबेंडर, मैरियन कोटिलार्ड और जस्टिन कुर्जिल। फेसबेंडर ने 2015 में कोडी स्मिथ मैकफी और बेन मेंडलसोहन अभिनीत पश्चिमी फिल्म स्लो वेस्ट में सह अभिनय किया। उन्होंने एक रहस्यमय यात्री सिलास की भूमिका निभाई। 41 फासबेंडर ने डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्टीव जॉब्स में दिवंगत एप्पल संस्थापक और CEO स्टीव जॉब्स की भूमिका निभाई, जिसकी शूटिंग जनवरी 2015 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में शुरू हुई और उसी साल सितंबर में प्रीमियर हुआ। ये फिल्म वाल्टर इसाक्सन की किताब स्टीव जॉब्स का रूपांतरण है। 42 पटकथा एरोन सॉकिन द्वारा लिखी गई थी। क्रिश्चे न बेल के प्रोजेक्ट से बाहर हो जाने के बाद फेसबेंडर इससे जुड़ गए। 43 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकॉथी ने फेसबेंडर की प्रशंसा करते हुए लिखा, हालांकि वह शारीरिक रूप से उस आदमी से बहुत मिलता जुलता नहीं है, लेकिन हम उस आदमी को किस तरह से देखते हैं, वह पूरी तरह से बताता है। 44 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 45 फेसबेंडर ने जस्टिन कुर्जिल द्वारा निर्देशित फिल्म में मैकबेथ की शेक्सपियरियन भूमिका निभाई, जहां उन्होंने लेडी मैकबेथ के रूप में अकादमी पुरस्कार विजेता मैरियन कोटिलार्ड और किंग डंकन के रूप में डेविड थेवलिस के साथ मिलकर काम किया। 46 निर्माण के लिए फिल्मांकन जनवरी 2014 में शुरू हुआ और फिल्म का प्रीमियर 2015 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 47 2016 वर्तमान 2016 में फेसबेंडर ने एक बार फिर फिल्म एक्स-मैन एपोकैलिप्स में मैग्नेटो की भूमिका निभाई।
48 उन्होंने अगली बार द लाइट बिटवीन ओशियंस में अभिनय किया, जो एमएल स्टेडमैन द्वारा लिखित और डेरिक सियान फ्रांस द्वारा निर्देशित उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2014 के अंत में न्यूजीलैंड में शुरू हुई और 2 सितंबर 2016 को रिलीज हुई। 49-50 इसके अलावा 2016 में फेसबेंडर ने साथी आयरिशमैन ब्रेंडन ग्लीसन के साथ थ्रिलर ट्रेसपैस अगेंस्ट अस में अभिनय किया। 51 वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड का रूपांतरण थी, जिसे उन्होंने अपने डीएमसी फिल्म बैनर के माध्यम से सह-निर्मित किया था। 52 इसे 21 दिसंबर 2016 को रिलीज किया गया था। मैकबेथ के निर्देशक जस्टिन कुर्जिल ने निर्देशन किया था और सह कलाकार मैरियन कोटिलार्ड की प्रमुख भूमिका थी, जो फिर से फेसबेंडर के साथ काम कर रहे थे। 53 मई 2017 में फेसबेंडर ने प्रोमेथियस की अगली कड़ी एलियन कॉवेनेंट में एंड्रॉयड डेविड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और एक और किरदार निभाया। 2015 में टॉमस अल्फ्रेडसन द्वारा निर्देशित और रेबेका फर्ग्यूसन और चार्लोट गैंसबर्ग की सह कलाकार, जो नेस्बो के उपन्यास का रूपांतरण द स्नोमैन में फेसबेंडर को हैरी होल, इस चरित्र को चित्रित करने वाले पहले अभिनेता बन गए, के रूप में चुना गया था। फिल्मांकन जनवरी 2016 में शुरू हुआ और फिल्म अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई। 56 फेसबेंडर ने 2019 की फिल्म डार्क फिनिक्स में मैग्नेटो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसे प्रतिकूल समीक्षा मिली और व्यावसायिक रूप से असफल नाटकीय प्रदर्शन हुआ। 57-58 4 साल की अनुपस्थिति के बाद फेसबेंडर ने डेविड फिंचर की एक्शन थ्रिलर द किलर 2023 में फिल्म अभिनय में वापसी की, जिसका प्रीमियर वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फेसबेंडर की कास्टिंग की प्रशंसा करते हुए लिखा, माइकल फेसबेंडर एक योग प्रेमी हत्यारे की मुख्य भूमिका में परिपूर्ण हैं। 59 उसी वर्ष उन्होंने ताइका वेटिटी द्वारा निर्देशित नेक्स्ट गोल विंस में अभिनय किया, जो इसी नाम की डॉक्यूमेंट्री पर आधारित थी। आगामी परियोजनाएं। फेसबेंडर की एक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है। वह 2015 की लघु फिल्म कुंग फ्यूरी के फुल लेंथ सीक्वल में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और डेविड हैसेलहॉफ के साथ अभिनय करेंगे। 60-61 पटकथा लेखक रोनन बैनेट के साथ मिलकर फेसबेंडर ने फिन मैकुलम फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई है। फेसबेंडर और बैनेट वर्तमान में आयरिश पौराणिक नायक क्यू चुलैन के बारे में एक फिल्म विकसित कर रहे हैं। 62 मार्च 2022 में फेसबेंडर को द किचन के कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था, जो नेटफ्लिक्स के लिए एक डायस्टोपियन नाटक है। 63 जो डैनियल कालुया और जो मुर्टाग द्वारा लिखित है। मार्च 2023 में फेसबेंडर को ना होंग जिन की आगामी थ्रिलर द होप में एलिसिया विकेंडर और टेलर रसेल के साथ अभिनय करने की घोषणा की गई थी। 64-65 स्वत दौड़ में भाग लेने वाला माइकल फेसबेंडर यूरोपीय ले मैंस सीरीज करियर डेब्यू सीजन 2020 मौजूदा टीम प्रोटोन प्रतियोगिता कार का नबन 93 इंजन पोष प्रारंभ होगा 22 प्रतियोगिताओं 0 जीत 0 पोडियम 3 डंडे 2 सबसे तेज लैप्स 0 सर्वोत्तम समापन 2021 में 5वां पिछली श्रृंखला 2020 2021 2019 2017 2018 पोष सुपरकप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में जो कि हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली। दोस्तों ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, बैक टू बैक मूवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, डिटेल अपडेट, सारे कुछ कंटेंट हम एक ही वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। हम अलग अलग पार्ट नहीं बनाते, इसलिए आप हमारी लॉन्ग वीडियो एक तरह से हमारे चैनल पर देख पाओगे। बाकी अब से हम शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।